नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम के चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका एड्रेस यहां पर शो हो रहा है आपको, और इसके साथ ही हमारा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले जो यहां पर शो हो रहा है। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। ठीक है, जिस तरीके से एमएसएमई सुनते हैं आप, उसी तरीके का ये भी एक आयाम है, डायमेंशन है। आप लोगों को पता है कि ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, ठीक है, तो ये हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी और इनकम जनरेशन में भी। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम लोग, थर्ड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो यहाँ पर टॉपिक है, आधार वोट आईडी लिंकेजेस है ना, कि वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए अभी अमेंडमेंट वगैरह किया गया है, तो उसको देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर राइट टू प्राइवेसी जो है ब्रीच हो रही है और किस तरीके से हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी जो है अभी भी अप्रोप्रिएट मैनर में नहीं है, उसके लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क अभी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में नहीं लाया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका मुद्दा सेकंड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी का डोमेन है, इसी से रिलेटेड भी है, थर्ड पेपर में भी रख सकते हैं इसको आप, है ना। तो थर्ड पेपर का ये तो आपका परफेक्ट डोमेन है, साइबर सिक्योरिटी सीधे सीधे मेंशन किया है वहां पर, ट्रोजन, मालवेयर, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है ना, साइबर वॉरफेयर भी होता है ना, एस्पिनोज भी होता है जो आपका जासूसी, साइबर जासूसी, डेटा थेफ्ट, बहुत सारी जो है डेटा थेफ्ट, बहुत सारी जो है समस्याएं वहां पर बनी हुई है। तो इसको देखेंगे, थर्ड पेपर का पार्ट है, इंपॉर्टेंट डोमेन है आपका। इसको हम छोड़ के चले जाते हैं मेंस में, लेकिन सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और ये बिल्कुल कॉन्क्रीट नंबर देके जाते हैं। ये हमको फोकस करने वाले टॉपिक हैं यूपीएससी के लिए स्पेशली और स्टेट पीसीएस के लिए भी, मेंस के लिए। इसके बाद जो सरदार सरोवर डैम है उसके बारे में बात करेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन वगैरह के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अभी एक नहर का उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो ये फिर से न्यूज में आया है, इसको देखेंगे, थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद रिकवरी ऑफ ओजोन लेयर, तो बताया जा रहा है कि भैया इसमें रिकवरी हो रही है, तो इसमें देखेंगे, नॉर्मल सा टॉपिक है थर्ड पेपर का। ये आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह आप लोगों को पता होगा, इंपॉर्टेंट है। अब जो ये पहला टॉपिक है, तो यहां पर ये बताया जा रहा है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे को, कि किस तरीके से नेशनल जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो डे जो है वो डिफर है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डे से। ये कंटेक्स्ट ही ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे है इसको ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली हर साल 30 अगस्त को। क्यों करते होंगे? अवेयरनेस फैलाने के लिए, इस सेक्टर से संदर्भित, है ना, लोगों के बीच में इस सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या काम किया है और किस तरीके से काम किया जाना है इसको बताने के लिए किया जाता होगा, है ना। तो यहां पर किस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंडिया के ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है वो भी बताने के लिए ये आपका आयोजित किया जाता है इस तरीके के दिन को, है ना। हर जैसे खेल दिवस हो गया, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, कोई भी दिवस होता है तो इसी संदर्भ में तो होता है ना, ये कॉमन चीज है। अब ये जो दूसरा पॉइंट यहां पर लिखा गया है इसमें ये बताया गया है कि ये डे ये भी हाईलाइट करता है कि भैया सेंटर ने किस तरीके से यहां पर एफर्ट डाले हैं इस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि 30 अगस्त 2000 को हमारी सरकार ने लॉन्च किया था एक्सटेंसिव पॉलिसी पैकेज, किसके लिए? स्मॉल इंडस्ट्री के लिए। तभी से इस दिन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे के रूप में। ठीक है, अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो आपका इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है किसके साथ? एमएसएमई जो रजिस्ट्रेशन है उसके साथ।
लेकिन अगर आप एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट की बात करेंगे जो 2006 में लाया गया था, वो इनेबल करता है प्रमोशन और डेवलपमेंट को, किसको? एमएसएमई सेक्टर को या एमएसएमई इंटरप्राइजेस को। इसके बाद आप देखेंगे कि जो एमएसएमई डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल जून 27 को किया जाता है, 27 जून को, और इसको जो है डेजिग्नेट किया है यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने, ताकि पब्लिक के बीच में अवेयरनेस को स्प्रेड किया जा सके कि किस तरीके से ये सेक्टर अपना कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड की इकोनॉमी में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। अब सिग्निफिकेंस क्या है? तो सीधी बात है, ये जो आपका स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर है ये कंट्रीब्यूट करता है लगभग 40% ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू को कंट्री की इकोनॉमी में, जीडीपी में। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर ये कई सारी सर्विसेज से, कई सारी मैन्युफैक्चरिंग से, सेक्टर से जो है एसोसिएटेड है। इसके बाद ये देखेंगे कि इसमें बताया जा रहा है कि ये जो सेक्टर होता है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मैंने पहले ही बताया, तो लोकल वर्कर्स को भी ये आपका रोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग करता है। इसके बाद ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की हमारे यहाँ प्रॉब्लम है ना, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि ये मेजर ग्रोथ इंडिकेटर भी है इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत। इसके बाद सम जो आपकी प्रोमिनेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके बारे में बताया जा रहा है कि सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, योजनाएं लाई हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो आपकी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, मुद्रा यूनिट है, तो इसके द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह दिया जाता है स्मॉल इंडस्ट्रीज को। इसके बाद क्रेडिट गारंटी स्कीम भी है ना, जो एमएसएमई के लिए है, जो इंकरेज करता है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को, किस तरीके से वहां पर लोन की गारंटी देके फैसिलिटेट करता है। कई सारे लोन्स ऐसे भी दिए जाते हैं जिसमें कोलैटरल रखने की आवश्यकता नहीं होती, तो कोलैटरल फ्री लोन्स देके भी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। इसके बाद प्रोक्योरमेंट के लिए जो आपका प्रोक्योरमेंट बोला जाता है और मार्केटिंग सपोर्ट जो स्कीम है वो भी हेल्प करती है एंटरप्रेन्योर्स को मार्केट को एक्सेस करने में, है ना, मार्केट तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए। इसके बाद आप देखेंगे कि फंडामेंटल जो इश्यूज हैं जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है, स्किल को कैसे एनहांस करना है मार्केट के हिसाब से, है ना, इसके अलावा मार्केट से जुड़ी जो भी सहायताएं हैं उनको किस तरीके से उपलब्ध कराया जाए, किस तरीके से उनका जो ये इंडस्ट्री है, ये जो सेक्टर है, उनका आधुनिकीकरण किया जाए, किस तरीके से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, इन सब के लिए भी सरकार यहाँ पर कार्य कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसके द्वारा देखिए सबसे पहली चीज ये है कि रोजगार उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है सरकार के लिए, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो रहा है, और ये दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है क्योंकि महंगाई अपने चरम पर है, ये आप लोग खुद भी फील कर पा रहे होंगे। अब इसके द्वारा क्या होगा कि जो उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम है इसके द्वारा क्या किया जा रहा है कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको हेल्प किया जा रहा है ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा सके और पूरे देश में एक उद्यमशीलता का जो एक कल्चर है, संस्कृति, उसका निर्माण किया जा सके। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का, तो यहां पर जो की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि हाल ही में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने मतदाताओं को प्रमाणित करने के लिए ये बोला है कि मतदाता सूची को आधार से जोड़ा जाए। अब उसको जोड़ने के लिए इसको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है ना, तो इसके लिए चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021 प्रस्तुत किया गया। अब इसके अंतर्गत दोनों जो आपके आरपीए के एक्ट है जो 1950 1951 दोनों में अमेंडमेंट किए गए हैं। अब इससे सबसे बड़ा जो आपका कंसर्न आता है, समस्या आती है, जो कंसर्न रेज होता है वो क्या है, इस अमेंडमेंट से लोगों ने इसका विरोध क्यों किया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है, निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, और मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की भी यहां पर समस्या बनी हुई है, उस पर भी चिंता जताई जा रही है। और सीधी बात है कि स्टेट का कहां कहां पर आप पेनिट्रेशन देखेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में भी वो आपका इंटर कर रहा है, तो ये समस्या तो है ही है। अब यहां पर आप देखेंगे कि चेंजेस किस तरीके के इंट्रोड्यूस किए गए, तो जो सेक्शन 23 है आरपीए एक्ट 1950 का, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है, जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, किस लिए अप्लाई कर सकता है कि उसके नाम को वहां पर जोड़ा जाए, है ना, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो निवासरत हो। अब इसके बाद यहां पर नए बिल में ये बोला गया है कि इलेक्टोरल जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो ये पूछ सकता है ना, वो ये पूछ सकता है किसके बारे में, किसी भी व्यक्ति के आधार नंबर के बारे में, ताकि व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जा सके, उसका वेरिफिकेशन किया जा सके, ताकि ऑथेंटिकेट एंट्री हो सके लोगों की इलेक्टोरल रोल में। इसके बाद जो आपका फ्रॉड
जैसे एक ही आदमी का, जैसे यहाँ पर फ्रॉड होता है, जैसे एक ही आदमी का कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका क्या होता है, नाम होता है, तो उसके कारण जो है डबलिंग होती है, फ्रॉड होता है, तो उसको रोकने के लिए भी ये किया गया है। तो एकाधिक नामांकन को समाप्त करने के लिए जो आपका ये प्रावधान लाया गया, ये बताया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो है ये बोलता है कि उसको जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिस भी निर्वाचन क्षेत्र में वो निवासरत है, तो वहां पर अगर वो अप्लाई करता है कि भैया मेरे नाम को आप यहां पर ऐड कर दो, इंक्लूड कर दो, ठीक है, तो उसके लिए अगर वो आधार संख्या नहीं प्रोवाइड करेगा और अगर अन्य विवरण, अन्य डॉक्यूमेंट्स वहां पर विवरण जो है प्रस्तुत करेगा चुनाव आयोग के सामने, तो उसके नाम को मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। ये प्रावधान यहां पर रखा गया। सीधी सी बात है, आधार कार्ड आपका एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो कोई सिटीजनशिप का मानक नहीं है। ये तो हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी क्लियर कट बोला है, ठीक है। अब ये जो जून 2022 में अमेंडमेंट लाया गया, तो उससे जो सरकार का निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 है, उसमें भी अमेंडमेंट को, परिवर्तनों को अधिसूचित किया गया है। अब जो इसके अंतर्गत रूल 26B है ना, उसको जोड़ा गया था ये प्रावधान ऐड करने के लिए, है ना, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में है, उसको पंजीकरण अधिकारी को अपना आधार नंबर सूचित करना पड़ सकता है, सूचित करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर यह बोला गया है कि सरकार और चुनाव आयोग दोनों ने डिस्क्लेमर दिया, आश्वासन दिया है कि भैया मतदाता जो पहचान पत्र है उसके साथ आधार कार्ड को जोड़ना ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो ये नया रूल है 26B, उसके अंतर्गत जो फॉर्म जारी किया जाता है 6B, उसमें ये आपका कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो परिलक्षित नहीं होता है। ये सब याद नहीं करना है कि रूल 26B क्या है, 6B क्या है, ठीक है ना, सिर्फ ये याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक। अब इसके बाद फॉर्म जो 6B है, इसके अंतर्गत मतदाता को अपना आधार नंबर या कोई भी अन्य जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसको जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है, ठीक है। लेकिन जो अन्य सूचीबद्ध दस्तावेज है उसको जमा करने का विकल्प तभी प्रयोग योग्य होगा जब उस मतदाता के पास आधार कार्ड नहीं है या आधार संख्या प्रस्तुत करने में वो आपका अक्षम होगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि इस संदर्भ में आप देखेंगे तो एक सीमा तक अगर आप देखेंगे तो यहां पर चॉइस जो है वो इनकॉर्पोरेट दिखाई देती है, मतलब ये जो शामिल किया हुआ विकल्प है वो नकारा दिखाई देता है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो आपका आरपीए एक्ट 1950 है, उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि हर वर्ष की जो 1 जनवरी को तारीख निर्धारित किया गया था कि इसमें जो मतदाता सूची तैयार की जाती है तब तक आपको वहां पर क्या करना है, अपनी सारे जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करना है, तभी आपका नाम जो है वहां पर ऐड होगा। तो इससे लोगों को समस्या होती थी कि जो 18 साल के होने वाले हैं तो उनका 1 साल खराब हो जाता था, क्योंकि एक ही डेट थी, है ना, तो उनको एक उस डेट के लिए पूरे साल को इंतजार करना पड़ता था, है ना, अपने नाम को मतदाता सूची में ऐड कराने के लिए। तो इस बिल में यह किया गया है कि एक कैलेंडर वर्ष में ऐसी 4 डेट्स दी गई हैं जिसमें अपना नाम दर्ज करवाया जा सकता है मतदाताओं के द्वारा, है ना। तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर का पहला दिन यहां पर डिसाइड किया गया है। इसके बाद जो है आरपीए एक्ट 1950 और 1951 में ये भी सुधार किया गया है, प्रतिस्थापन किया गया है कि वहां पर जो टर्म वाइफ था उसको स्पाउस से रिप्लेस किया गया है। अब मेरिट्स क्या है इसके, बेनिफिट्स क्या है इसके, जो वोटर आईडी से आधार को लिंक किया जाएगा, तो सीधी बात है जो मल्टीपल एनरोलमेंट है उसको रोका जा सकेगा। इसके बाद जो आपका फॉल्स वोटर्स हैं उनसे भी, उस समस्या से भी निजात पाया जा सकेगा। इसके बाद जो आपका वोटिंग फ्रॉड वगैरह होता है डुप्लीकेशन के माध्यम से, उसको रोका जाएगा। इसके बाद जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर ईज हो जाएगा, उनके लिए सहूलियत हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये थोड़ा सा जो नए वोटर्स हैं उनके लिए सहूलियत हो जाएगी, उनके लिए ईजियर हो जाएगा। अपनी क्वालिफाइंग डेट्स जो है वहां पर 4 कर दी गई हैं, है ना, मतलब मतदाता सूची में जो ऐड करने के लिए 1 डेट थी उसको 4 कर दिया गया, तो अब लोगों के लिए यहां पर ईज हो जाएगा, थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी। कॉन्सर्न क्या है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि राइट टू प्राइवेसी यहां पर ब्रीच हो रही है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है यहां पर। उसके बाद जो सर्विलियंस है स्टेट का वो बढ़ता चला जा रहा है, व्यक्ति के निजी जीवन में भी उसका पेनिट्रेशन देखा जा रहा है। इसके बाद हमारे यहाँ डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई लॉ नहीं है, बोल रहे हैं कि अभी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में लाएंगे। कब लाएंगे, हमारे यहाँ रेगुलर जो है साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा हमेशा आप देखते हैं कि बना रहता है न्यूज में, आप लोग सुनते भी होंगे, बैंकिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं, कई तरीके के फ्रॉड्स हो रहे हैं, और आधार से आपका सारा डेटा जो है वो आपका क्या है, लिंक्ड है। आप देखिए कि अभी मैंने एक ट्रांजेक्शन किया योनो से एसबीआई के, फट से अगले दिन एक जो है फ्रॉड का मैसेज आ गया
कि आपका पैन कार्ड अपडेट करिए वरना अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अब हम लोगों को बताया तो हमने एक्सेस नहीं किया, लेकिन जो व्यक्ति नहीं जानता बेचारा, अगर वो वहां पर जैसे ही उसने क्लिक किया उसका सारा पैसा वहां से निकल जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को आप कब सॉल्व करोगे? वेब सीरीज तो बन रही है लेकिन आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे, क्योंकि आपको तो अपनी सत्ता बनाए रखने पर आपका पूरा का पूरा फोकस है ना। संकेंद्रण जो ध्यान का है वो वहां पर है, राष्ट्रहित में नहीं है। स्लोगन देने से काम नहीं चलता। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं हर नेता की बात कर रहा हूं, है ना। आप एंशियंट टाइम से देख के आइए, मैं बार देखिए हिस्ट्री में पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, वैसा भी पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, कि केवल दो ही वर्ग हैं, शासक और शासित। तो ये भी राजा की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, राजा की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं बड़े बड़े लोगों के, कैसे हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? इनके ऊपर जो है ये सर्विलियंस बिठाने की जरूरत है, इनको जवाब देने की जरूरत है। यहां पर राष्ट्रपति देखिए अमेरिका के, अगर उनके पर्सनल लेवल पे भी, क्लिंटन का देख लीजिए आप, तो अगर उनके कोई ऐसा संदर्भ आता है कि उनके पर्सनल लेवल में भी अगर शुचिता नहीं देखी जाती तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाता। हमारे यहाँ तो कोई एक्शन लिया ही नहीं जाता, ये आराम से बैठे रहते हैं। और सारे बाहुबली जो है वो चुनाव जीत रहे हैं, अब वो देश की सेवा करेंगे। ये मजेदार बात है कि वो देश की सेवा करेंगे। कैसे करेंगे? अगर आपके ऊपर एक छोटा सा केस है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप आराम से कर सकते हैं नेता बनने के लिए, है ना, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि यहां पर जो एकीकरण किया जा रहा है वोटर आईडी और आधार का, उससे मतदाता जो हैं, जो वोटर्स हैं, उनको अपने मताधिकार से भी वंचित होने की संभावना लग रही है। तो यहां पर आर्टिकल 326 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार देता है हमें, तो उस संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। और यहां पर आप लोगों को पता भी है कि आधार बेस्ड जो ऑथेंटिकेशन है इसमें एरर रेट 12% है। एड्रेस का पता नहीं है, उसमें गलत आ रहा है, पता चला डेट ऑफ बर्थ ही गलत है वहां पर, तो बहुत सारी वहां पर समस्याएं हैं। अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो मतदाता सूची है या जो भी लक्षित विज्ञापन है उससे संभावित विलोपन की समस्या बनी हुई है, क्योंकि जनसंख्या की जो जानकारी है वो अप्रोप्रिएट मैनर में नहीं होगी, और जो आधार कार्ड है उसमें भी डेटा की समस्या है। तो उससे जो है उनको ये भय है कि कहीं जो उनका ये मताधिकार है ना, तो उससे वो वंचित ना हो जाए, उस सूची से उनका नाम विलोपित ना हो जाए। अब इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि लगातार देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ साइबर फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, तो यहाँ पर धोखाधड़ी की भी गुंजाइश बनी हुई है। इसके बाद आर्टिकल 21 का ये ब्रीच है ही है अपने आप में, ठीक है, क्योंकि निजता के अधिकार का उल्लंघन है। अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि आधार जो है वो केवल निवास का प्रमाण है, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस है, ये कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, ठीक है। अब इसलिए जो आधार के माध्यम से मतदाता पहचान जो है उनका जो सत्यापन होता है, उससे केवल दोहराव की जो समस्या है उससे तो आप निपट लेंगे, लेकिन इसके कारण आप मतदाताओं को उस मतदाता सूची से बाहर नहीं कर पाएंगे जो आउट ऑफ इंडिया से आए। आप दिल्ली में देखिए, भारत के लोगों का आधार कार्ड नहीं बना, जो बांग्लादेश से आए उनका सबसे पहले आधार कार्ड बन जाता है। कहां से बन जाता? करप्शन, पैसा। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो भारत के नागरिक नहीं है उनको मतदाता की जो सूची है उससे नहीं हटाया जा सकेगा, ऐसा कंसर्न यहां पर बताया जा रहा है। अब ये वे फॉरवर्ड क्या है? तो सबसे पहले तो आप डेटा सिक्योरिटी को इंश्योर करिए, उसके लिए एक फ्रेमवर्क लाइए लीगल, है ना, और उसके बाद इन आंकड़ों को जो है आप सुरक्षा के आयामों से संपृक्त करते हुए, उनका उपयोग करते हुए, फिर इनका किस तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए तार्किक आयाम पर, वो विचार करते हुए इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो लगातार हमारे यहाँ साइबर थ्रेट की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, ठीक है ना। और मोबाइल जो बैंकिंग है वो भी लोग जो है ज्यादा से ज्यादा यूज करने लग गए हैं, है ना, डिमोनेटाइजेशन के बाद, जिसको काला धन लाने के लिए लाया गया था, लेकिन अब काले धन की कोई चर्चा नहीं, क्योंकि 10 साल सरकार चल गई है, आगे भी 15-20 साल चलाने की उनकी अपनी नीति है। जो सरकार आ जाती है हमारे यहाँ वो यही सोचती है कि जीवन भर हम ही राज करते रहेंगे, ठीक है। तो की डेटा ये है यहाँ पर कि 2020 का जो स्टेटा सर्वे है उसने बताया है कि भारत में आधे स्मार्टफोन्स जो यूजर्स हैं उन्होंने दावा किया है कि वो डिजिटली जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन में इंडल्ज है, मतलब वो डिजिटली धनराशि को भेज भी रहे हैं और प्राप्त भी कर रहे हैं। और इनमें से 31% लोगों का भारत में ये मानना है कि उनके पास बैंकिंग के लिए एटलीस्ट एक मोबाइल ऐप है। इसके बाद 26% जो भारतीय वयस्क है उनके पास डिजिटल बैंक अकाउंट है। और इस आंकड़े के अनुसार अगर आप देखेंगे तो वर्ष 2023 तक 39% और 2027 तक 46% इसके बढ़ने की उम्मीद है। अब यहाँ पर जो डेंजरस मालवेयर है उनके बारे में बताया जा रहा है। तो मालवेयर क्या होता है ना, देखिए मालवर्ड जिसमें भी प्रीफिक्स लग जाता है, माल एडमिनिस्ट्रेशन देख लीजिए आप, है ना, और माल न्यूट्रिशन देख लीजिए, तो ये जो है आपका नेगेटिव एस्पेक्ट को शो करता है प्रीफिक्स,
ठीक है, तो मालवेयर का मतलब क्या हो गया, एक तरीके इसका ये आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ये किसी भी प्रोग्राम को, जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसको अल्टर करता है ना, किसी भी डिजिटल डिवाइस को, और जो उसका ओनर है, जो उस डिवाइस का, उसकी इच्छा के विपरीत काम करता है। मतलब इसका उपयोग जो है क्राइम करने के लिए क्रिमिनल्स यूज करते हैं। इसके बाद आप कुछ डेंजरस मालवेयर्स के नाम से भी परिचित होंगे। अनुबिस है आपका, एक आपका बियान लियान मालवेयर है, एक आपका रोमिंग मैंटिस है। मोबाइल बैंकिंग जो ट्रोजन होता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, और ये जो है मनी वगैरह को भी जो है स्टील करने में उपयोग किया जाता है, जो भी मोबाइल यूजर्स बैंक अकाउंट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है कोई भी व्यक्ति जो आपका अपराधी है, जो इस तरीके के अपराध को अंजाम देता है, वो आपके मोबाइल बैंकिंग में जो भी इंफॉर्मेशन है उनको एक्सेस करता है, और जो है उससे इंफॉर्मेशन को भी जो है एक्सेस कर लेता है, और उसके साथ ही जो पैसे वैसे भी जो बैंक अकाउंट में है उनको भी ट्रांसफर कर लेता है अपने पास। ठीक है, इसके बाद जो ट्रोजन है ये भी मैलिशियस कोड है या सॉफ्टवेयर है। ये जो है दिखाई देता है कि बिल्कुल वैध है, लेकिन इसके द्वारा भी जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस है, उसको पूरी तरीके से नियंत्रित किया जाता है एक अनधिकृत आदमी के द्वारा, एक अनधिकृत आदमी के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा जो क्राइम करने वाला है। इसके बाद लिमिटेशंस क्या है साइबर सिक्योरिटी के इंडिया में, तो सीधी बात है हमारे यहाँ टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही नहीं है। जो आपके तकनीकी विशेषज्ञ हैं इनकी बहुत ज्यादा मांग है, और इनकी कमी जो है हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय। इसके बाद अभी भी बैंकों के पास देखें तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इस तरीके का आपका लेबर फोर्स नहीं, इस तरीके के स्पेशलिस्ट नहीं है आपके, जो भी आपकी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से सिंक्रोनाइज करके काम कर सके, है ना। तो डेटा एनालिस्ट और डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट है उनकी कमी है हमारे पास। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी कमी है हमारे पास, और बैंकिंग क्षेत्र में इस संदर्भ में आप देखेंगे तो इससे संदर्भित जो भी प्रतिभाएं हैं उनकी भी कमी है। नागरिकों में इसके बारे में पर्याप्त जागरूकता नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि स्वयं बैंक भी इस तरीके के कोई भी अवेयरनेस से रिलेटेड कैंपेन को नहीं चला रहे हैं, कैंपेन नहीं चला रहे। अब तो एक दो ऐड आने लग गए हैं, है ना। और इसके बाद जो वे फॉरवर्ड है, तो सबसे पहले तो भारत को एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, और पॉलिसी बनाना चाहिए। ठीक है, और जो सिटीजन्स की, जो हमारे यहाँ निवासरत जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने की आवश्यकता है। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लोगों के बीच में जो है इस संदर्भ में अवेयरनेस जनरेट करने की आवश्यकता है। इसके लिए तरह तरह के कैंपेन चलाए जाने चाहिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद लोगों को, जो उपभोक्ता है, उनको अपने फोन या डिजिटल डिवाइस को अप टू डेट रखना चाहिए, हमेशा जो है नियमित रूप से रिबूट वगैरह करना चाहिए, ताकि कोई वायरस वगैरह हो तो वो आपका वहां से निकाला जा सके, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है सरदार सरोवर डैम से रिलेटेड है। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कच्छ में एक कैनाल को इनॉग्रेट किया है, इसलिए ये चर्चा में आया है। अब यहाँ पर की पॉइंट बताया जा रहा है कि अगर जल संग्रहण की बात किया जाए, है ना, तो वो कहीं ना कहीं संदर्भित है किससे, जल सुरक्षा से। ठीक है ना, देश की, नेशन की वाटर सिक्योरिटी से। अब यहां पर कंपैरिजन करके डेटा बता रहे हैं कि अगर जल संग्रहण की बात करें तो चाइना में 1100 क्यूबिक मीटर से, रशिया में 6100 क्यूबिक मीटर है, यूनाइटेड स्टेट्स में 1960 क्यूबिक मीटर से, लेकिन हमारे यहाँ केवल और केवल 200 क्यूबिक मीटर है, जबकि हमारे यहाँ ठीक ठाक पानी जो है वो उपलब्ध है। ठीक है, इसके बाद मतलब बारिश से अच्छी खासी हमारे यहाँ पानी की उपलब्धता हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो 1999 में नेशनल कमीशन असेसमेंट बना था, उसने बोला था कि हमारे यहाँ भारत में कम से कम जो है लगभग 450 बिलियन क्यूबिक मीटर की भंडारण क्षमता होनी चाहिए, लेकिन अभी भी हमारे पास आप देखेंगे उसने बताया था कि 253 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है हमारे यहाँ जल संरक्षण या जल भंडारण किया गया है, बांध और जलाशयों के माध्यम से संयुक्त भंडारण जो है वो उपलब्ध था। तो अब ये 1999 का डेटा है, और आज हम 2022 में बैठे हुए हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मोदी हैं, उन्होंने अभी इनॉग्रेट किया है कच्छ ब्रांच में एक कैनाल को, जिसकी लेंथ जो है आपकी 357.18 किलोमीटर है। अब ये कैनाल जो है उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन बता रहे हैं कि ये स्ट्रेच होता है कहां से, सरदार सरोवर डैम से, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और जो लास्ट विलेज है वो जिसको कनेक्ट करता है गुजरात का मांडवी तालुका में मोड कुबा को। ठीक है ना, ये सब याद नहीं करना, अगर आप गुजरात पीएससी दे रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोकेशन देख जाइएगा। इसके बाद जो कच्छ कैनाल है उसकी जो ब्रांच की बात करें, कच्छ शाखा की जो नहर है राधनपुर, उसके पास नर्मदा मुख्य नहर से ये शुरू होती है और कच्छ के छोटे रण को पार करते हुए रापर के पास ये आपका कच्छ में प्रवेश करती है। अब चैलेंजेस क्या है इसको कंप्लीट करने में, तो सबसे पहली चीज तो ये कि इसके
जहां से कैनाल स्टार्ट होता है और जहां इंटर करता है रन ऑफ कच्छ में, तो उसके बीच में एक वाटरफॉल है। तो इसका मतलब ये कि यहां पर इसे और आगे बढ़ाने के लिए जल स्तर को बढ़ाना बढ़ाना आवश्यक है, जो कि अपने आप में एक चुनौती है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो सेक्शन है जो कच्छ ब्रांच कैनाल का, वो लगभग 16 मीटर्स अबव है ग्राउंड लेवल से। इसका मतलब यह कि लगभग 6 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर इसकी हाइट है ना। तो उच्चावच से संदर्भित समस्याएं हैं ये आपकी, है ना, रिलीफ से रिलेटेड। इसके बाद आप देखेंगे कि जो लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम, कंपनसेशन का प्रॉब्लम है यहाँ पर, है ना, ये हर जगह आप देखेंगे। और यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन में जब सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था, तो उसके लिए लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, ठीक है ना। उससे जुड़े कुछ मुख्य लोगों के नाम बताइएगा, है ना, मेधा पाटकर वगैरह क्या इनसे संदर्भित है, नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मुआवजे की चुनौती है ना, और भूमि अधिग्रहण की जो है समस्या है। उसके बाद जो लोग वहां से डिस्प्लेस्ड होंगे उनको आप कहां पर जो है उनकी व्यवस्था करेंगे, ये अपने आप में चुनौती है। अब सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। इसको स्टार्ट किया गया 1979 में, ठीक है, जब नर्मदा वाटर डिस्प्यूट जो आपका ट्रिब्यूनल है उसने इशू किया था फाइनल अपना वर्डिक्ट गुजरात और मध्य प्रदेश के संदर्भ में, ठीक है ना। अब ट्रिब्यूनल की व्यवस्था कहां पर की गई है बताइएगा, 323 में की गई है क्या, कि 324 में है, बताइएगा। 323 सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी में क्या ट्रिब्यूनल की व्यवस्था है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताया करिए आप लोग। टू वे कम्युनिकेशन होता है तो हम लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और आज गणेश चतुर्थी है, और गणेश चतुर्थी की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट यहां पर दिया गया है कि ये आपका थर्ड हाईएस्ट कंक्रीट डैम है इंडिया में, ठीक है। अब जो सरदार सरोवर परियोजना है, इसकी जो जल विद्युत शक्ति है, इसका लाभ जो है किसके द्वारा साझा किया जा रहा है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों के द्वारा। अब इसमें जो सिंचाई का लाभ है वो गुजरात और राजस्थान राज्यों को भी मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि इसको गुजरात की लाइफलाइन भी बोला जाता है। और ये जो विभिन्न राज्यों में आप देखेंगे कि जहां जहां पर ये है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक आपका लाभकारी बेनिफिशियल रिसोर्स के रूप में भी इसको देखा जाता है। अब इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है जो अनयूज्ड वाटर है नर्मदा रिवर का, उसको यूज कर सकते हैं बहुत सारे जो आपके सूखा क्षेत्र है, सूखा गांव है, सूखे जिले हैं जो गुजरात के, वहां पर कच्छ वगैरह में आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपका सूखा क्षेत्र है, वो आपका सूखा प्रवण क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये परियोजना लगभग जो 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र है जो बाढ़ के लिए वल्नरेबल है, बाढ़ के प्रकोप से ग्रस्त है, उसको भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके बाद किसानों को भी यहाँ पर पानी वगैरह मिल जाएगा, तो वो वहां से सिंचाई कर पाएंगे और इससे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो ग्रो करेगी, उसमें एनहांसमेंट देखा जाएगा, है ना। जो आपकी कृषि उत्पादकता है उसमें भी वृद्धि देखी जाएगी। इसके बाद इससे समस्या क्या है, इस संदर्भ में सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के संदर्भ में क्या समस्याएं, तो सबसे पहली चीज ये कि अभी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा बारिश हुई मध्य प्रदेश में, भोपाल में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, पूरा मतलब आसपास में फ्लड वाली सिचुएशन बनी हुई है। तो आप देखेंगे कि इससे आम जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, है ना। मतलब मैं अभी भोपाल से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर जो रेगुलर आप देखेंगे कि एक दो दिन तो लाइट ही नहीं थी। अब लाइट नहीं होने से बहुत सारी समस्याएं हो गई, है ना। तो और लोगों, बहुत सारे रायसेन के पास बांध टूट गया, ठीक है, और बहुत जगह जो है जल स्तर जो है नदियों का वो अपने अप्रोप्रिएट मैनर से बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है। तो उसी तरीके की समस्या यहाँ पर बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का जो बड़वानी और धार जिला है, इसमें बांध के कारण जो जल स्तर है जुलाई के बाद से बहुत ज्यादा ऊपरी स्तर पर क्या है वो उसका बहाव हो रहा है, तो लगातार उसका जल स्तर बढ़ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन समूह है उसका ये दावा किया गया था कि मध्य प्रदेश के 192 गांवों के लगभग 40,000 फैमिलीज को यहां से डिस्प्लेस्ड होना पड़ेगा, विस्थापित होना पड़ेगा, है ना। और जलाशय जब अपनी अधिकतम क्षमता तक भर जाएगा तो इतने लोगों को डिस्प्लेस्ड होना पड़ेगा। तो भैया सरकार ने इनके लिए क्या व्यवस्था की, सबसे पहले तो ये कंसर्न है। अब इसके बाद आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक ने भी बताया है, उसके अनुसार जो परियोजना जो है उसमें जो पुनर्वास और पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन है वो बिल्कुल नगण्य रूप से किया गया है और उसके साथ ये शुरू हुई है। तो भैया आपने जो आपका एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है वो अप्रोप्रिएट मैनर में नहीं किया, रीसेटलमेंट की व्यवस्था नहीं की, रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था नहीं की, तो चिंता का विषय तो है ही है ना। इसके बाद जो लास्ट हमारा टॉपिक है रिकवरी ऑफ ओजोन लेयर है। तो जो यहाँ पर बताया जा रहा है लेवल है जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का 2022 में 2022 में, तो वो ऑब्जर्व किया गया है कि 1980s के संदर्भ तक पहुंच गया है, ठीक है ना। तो यहां पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये देखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि रिकवरी हो रही है। अब कोविड के कारण क्या है कि बहुत जगह लॉकडाउन हो गया पूरे वर्ल्ड में, तो उसके कारण थोड़ा सा फायदा तो हुआ है, क्योंकि अगर व्हीकल नहीं चलेंगे, लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा। अब यहाँ पर की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि जो ओजोन डिप्लीटिंग जो आपके गैस इंडेक्स है, गैस इंडेक्स ऑफ नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन
उसने ऑब्जर्व किया है कि ओवरऑल जो स्ट्रेटोस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन है समताप मंडलीय ओजोन परत, ठीक है ना, तो वहां पर जो ओजोन डिप्लीटिंग क्लोरीन ब्रोमीन है ना, ये वायुमंडल में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, है ना। तो इनका जो पीक कॉन्सेंट्रेशन था वो कब था, 1990s में, और तभी से जो है इसका उसको रेफरेंस बना के वहां से आकलन किया जाता है। अब जो ओजोन है वो क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब ओजोन जो है वो क्या है, तो O3 बोलते हैं इसको, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना हुआ एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव जो है आपका वो क्या है, एटम, ठीक है, रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन के 3 जो है अणुओं से मिलकर ये आपका बनता है, एटम से मिलकर बनता है। अब यहां पर जो ओजोन है मुख्य रूप से वायुमंडल के 2 क्षेत्र में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में भी और समताप मंडल में भी। तो जो आपका क्षोभ मंडल में पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, बैड ओजोन बोलते हैं। समताप मंडल में जो पाई जाती है उसको गुड ओजोन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि समताप मंडल में पाई जाने वाली जो ओजोन है, जो आपकी सौर विकिरण आ रही है उसमें से अल्ट्रावायलेट रेस को वो वहां से रोक देती है, ठीक है, और इसलिए वो लाभकारी मानी जाती है। लेकिन जब वही ओजोन हमारे ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पॉल्यूट करती है, स्किन कैंसर वगैरह को प्रमोट करती है या कैटलाइज करती है, कार्सिनोजेनिक जो आपकी समस्याएं हैं उनको बढ़ाती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटीज में नेगेटिव इंपैक्ट डालती है ना, बायोडायवर्सिटी पर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स में जो है नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, वो बताया जा रहा है। पृथ्वी का लगभग 90% जो ओजोन है वो आपके जो समताप मंडल है वहां पर पाया जाता है। अब जो ट्रोपोस्फेयर में पाई जाने वाली ओजोन है उसको बैड ओजोन बोला जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूटेंट के रूप में काम करता है, श्वसन संबंधी समस्याओं को कैटलाइज करता है, आगे की ओर बढ़ाता है, उसके बाद क्रॉप्स को डैमेज करता है, ट्रीज को डैमेज करता है ना, और ये अर्बन स्मॉग का भी एक मुख्य रीजन है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ओजोन है, जहां पर उनका हाईएस्ट अमाउंट है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता जहां पर ज्यादा है स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन में, उसी को ओजोन लेयर बोला जाता है। अब जो स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन होती है वो एब्जॉर्ब करती है सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को और प्रोटेक्ट करती है किसको, हार्मफुल रेस से अर्थ को। इसके बाद जो ओजोन कॉन्सेंट्रेशन है इसको जो मेजर किया जाता है वो डॉप्सन यूनिट से मेजर किया जाता है। अब इसके बाद जो इंपैक्ट है ओजोन लेयर डिप्लीशन का, है ना, उसका क्या प्रभाव है, तो ये बताया जा रहा है यहां पर कि ओजोन की जो आपकी कमी है ना, ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसके कारण पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण की मात्रा बढ़ गई, है ना, उससे बढ़ सकती है। तो उससे जैसे स्किन कैंसर है, मोतियाबिंद है ना, इस तरीके की समस्याएं जो है बढ़ सकती है, और जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो भी कमजोर हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इससे सबसे घातक जो त्वचा कैंसर है मेलेनोमा, उसमें भी वृद्धि देखी जाती है। इसके बाद जो संवेदनशील फसलें हैं उन पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, जैसे कि सोयाबीन वगैरह हो गया, और फसल की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद फाइटोप्लैंक्टन जो है उन पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका ओशियानिक बायोडायवर्सिटी है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है ये आपका। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की बात करेंगे तो ये एक तरीके के ऐसे आपके मैन मेड केमिकल से बने ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपके डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन लेयर को, और बहुत लॉन्ग टाइम तक ये जो आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है वो वायुमंडल में रहते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये सब्सटेंस आते कहां से, किस में यूज होते हैं, तो एसी में यूज होते हैं, है ना, फोन्स में यूज होते हैं, जो आपके अग्निशामक जो भी आपके पदार्थ हैं, जो इक्विपमेंट से उनको जो बनाया जाता है उनमें भी ये आपके यूज होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इससे संदर्भित आपका वैश्विक स्तर पर क्या इनिशिएटिव लिया गया, तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था, है ना, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को यूज जो है फेज्ड मैनर में कम करने के लिए और खत्म करने के लिए। इसके बाद आप देखेंगे कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के अंदर क्या क्या आते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपको पता ही है, हेलोन्स है, मेथाइल ब्रोमाइड है, और ब्रोमोक्लोरोमीथेन भी है इसके अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो एमसीक्यू है भारत बिल भुगतान प्रणाली से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट बताए गए हैं यहाँ पर नीचे, बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर स्टेटमेंट, उसमें बोला जा रहा है कि इसको कॉन्सेप्चुअलाइज्ड किसने किया, तो आरबीआई ने किया, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, सभी तरीके के बिलों के भुगतान के लिए, है ना, और पूरे भारत में, तो बिल्कुल ठीक है ये आपका दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये कि इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, ये भी ठीक है स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट है कि इसके माध्यम से जो आपका ट्रांजैक्शन वगैरह किए जाते हैं, जैसे कैश ट्रांसफर हो गया या चेक का ट्रांसफर करना है ना, और इसके माध्यम से जो है
किस तरीके से, किस मोड का उपयोग करके इसको किया जा सकता है, परफॉर्म किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड को यूज करके। तो चौथा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। और पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो सारे के सारे सही है, गलत कोई नहीं है, इसलिए नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि चारों स्टेटमेंट सही है और गलत पूछा गया था। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, उसमें पूछा जा रहा है वज्र प्रहार 2022 के बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि जो 13वां भारत अमेरिका विशेष बलों का ये संयुक्त अभ्यास है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा ये कि इसको कहां पर जो है इसका समापन हुआ है अभी हाल ही में, तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि ये एनुअल एक्सरसाइज है, इसको होस्ट करता है इंडिया और यूएस अल्टरनेटिव मोड में, है ना। मतलब जो है अभ्यास जो है वार्षिक रूप से किया जाता है और दोनों के बीच जो है अल्टरनेट रूप से, मतलब एक बार जैसे भारत के पास हो गया इसका आयोजन, एक बार यूएस के पास हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया तीसरा स्टेटमेंट और ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये 12th एडिशन था जिसको कंडक्ट किया गया, इसका जो 12th एडिशन था, ये तो 13th है, जो लास्ट वाला जो एडिशन था वो कंडक्ट किया गया था वॉशिंगटन में अक्टूबर 2021 में। तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सही पूछा जा रहा था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर, लाइक करना ना भूले और कमेंट कर दिया करिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।